नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर से है, क्योंकि अब तो बस 24 घंटे और पाकिस्तान खत पर। यह हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि सेना ने अपना टारगेट सेट कर लिया है। भारत सरकार की तरफ से हरी झंडी दी गई है, फ्री हैंड दे दिया गया है सेना को कि जो भी करते बने आतंक को खत्म करने के लिए वो करना है। इस बार वो करना है जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं कर रखी है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब हंसी आती है। रात के समय जब हमारे आकाश में, हमारी सीमा के अंदर राफेल गरज रहे थे, तो वहां पर पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई थी। रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कहा जा रहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। 24 से 48 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। इतना ही नहीं, एक तरफ डर का साया है, दूसरी तरफ अब क्योंकि अपनी आवाम के अंदर, अपने देश के अंदर अपनी छवि अच्छी दिखानी है, इसलिए बार बार गीदड़ भपकियां भी दी जा रही है। न्यूक्लियर अटैक की बात की जा रही है। भूल गए हैं कि भारत ने पहले भी पाकिस्तान को उसकी असली हैसियत याद दिलाई थी, और इस बार तो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यही वजह है कि कल से लेकर आज तक जो बैक टू बैक 5 बड़ी बैठकें हुई हैं, उस बैठक के बाद से पाकिस्तान और ज्यादा घबरा गया है। हालांकि भारत की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है कि हम छेड़ने पर छोड़ते नहीं हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं कहते हैं वो भी करके दिखाते हैं। क्योंकि आज जिस तरीके से, पहले कल की अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीडीएस के साथ, एनएसए के साथ, सेना के तीनों प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। आज खासतौर पर सीसीएस, सीसीपीए और सीसीईए की बड़ी बैठक होती है। कुछ बातें निकल कर आती हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी सामने नहीं आता है। अब सवाल यह है कि दुनिया जो एक्सपेक्ट कर रही थी, खास तौर से देश और पाकिस्तान जो एक्सपेक्ट कर रहा था, आज मीटिंग के बाद वो बातें खुलकर नहीं कही गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन फिर हम उन्हें बता दें कि हम भारत हैं, अब बहुत सोच समझ कर करते हैं, और जब हम कुछ करते हैं तो उसका लक्ष्य और उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जीत होता है, सिर्फ और सिर्फ सफलता होती है। इसीलिए पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे के दुश्मनों को खत्म करना है तो बहुत कुछ ऐसी तैयारियां हो चुकी है जिसे सैन्य भाषा में मल्टी प्रोंग एक्शंस कहे जाते हैं। लेकिन उस एक्शन के रिएक्शन में पाकिस्तान की घबराहट, उसकी थरथराहट, उसकी पेशानी का बल इस बात से भी समझा जा सकता है कि मौलाना मुनीर बंकर में जाकर छिपकर बैठ गया है। हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकियों को 3 बार लोकेशन चेंज करनी पड़ गई है, और इन सबके बीच स्पष्ट रूप से यह समझ में आने लगा है कि पाकिस्तान के अंदर उसी की आवाम पाकिस्तान के हुक्मरान और सेना को कोस रही है। पानी पी पी कर, अब पानी पीने के लिए भी नहीं बचने वाला है। पानी के लिए तो बूंद बूंद तरसेंगे, क्योंकि हमने वाटर स्ट्राइक तो पहले ही कर दी है। तो अब जिस तरह से चौतरफा पाकिस्तान को भारत ने घेर लिया है, बस 24 घंटे पाकिस्तान खत्म। आज इसी पर खुलकर हम करने वाले हैं बात, क्योंकि भारत को बहुत उम्मीदें हैं। भारत सिर्फ और सिर्फ उस प्रतिशोध की आग में जल रहा है जो साफ तौर पर यह कह रहा है कि पाकिस्तान को इस बार निस्तानाबूद कर देना है, आतंक के आकाओं को जड़ से खत्म कर देना है, आतंक की इस फैक्ट्री को पूरी तरह से खत्म कर देना है। तो क्या वो समय आ गया है? बात करेंगे खुलकर। आज के खास अतिथि भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आज की ये स्पेशल टीजर रिपोर्ट। भारतीय सेना का टारगेट लॉक है, जिससे पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। भारत किसी भी क्षण पाकिस्तान पर आक्रमण कर सकता है। आज अग्नि, प्रलय और ब्रह्मोस सबका निशाना बस पाकिस्तान है। अब वो युग खत्म हो गया जब हम सिर्फ निंदा किया करते थे। अब तो निर्णय का युग है, अब विनाश का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक को जड़ से मिटाने की सौगंध ले ली है। दिल्ली में बैक टू बैक हुई 5 बड़ी बैठकों ने साफ कर दिया है कि भारत की तरफ से कुछ बड़ा होने वाला है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। इधर पाकिस्तान के चेहरे से भी नकाब उतर चुका है। उसकी सेना न केवल एलओसी पर बल्कि अब इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सीज फायर तोड़ रही है।
जिसका भारतीय जवान तुरंत सटीक और घातक जवाब भी दे रहे हैं। असर इतना है कि पाकिस्तान का मंत्री आधी रात को कैमरे पर आकर थरथराते हुए मिन्नतें कर रहा है, भारत हमला कर देगा, भारत हमें मिटा देगा, हमें बचा लो। Intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. उधर असीम मुनीर बंकरों में छिपा बैठा है। लश्कर का सरगना हाफिज सईद की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है, जो लाहौर में अब भी खुलेआम घूम रहा है। टीआरएफ की जिम्मेदारी कबूल करने के बावजूद पाकिस्तान उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मासूम दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ की आवाम भारत के तेवर जानती है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान गीदड़ भपकियों का दौर अब भी जारी रख रहे हैं। टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा, तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। इधर मोदी सरकार ने सेना को अब आतंक के समूल नाश की खुली छूट दे दी है। अब कोई बंधन नहीं, अब कोई सीमा नहीं, अब शब्द नहीं, शस्त्र बोलेंगे। अब भारत एक एक आतंकी के पीछे जाएगा। अब जवाब सिर्फ गोली से नहीं, रणनीति से, आक्रोश और इच्छा शक्ति से दिया जाएगा, और इस आतंक को इतिहास बना दिया जाएगा, क्योंकि ये नया भारत है। ये सहता नहीं, ये आतंक की नस्ल को खत्म करता है। पाकिस्तान सुन ले, ये वही भारत है जिसने बालाकोट में बम बरसाए थे, लेकिन अब भारत वो है जो तेरे गढ़ में घुसेगा और तेरा हर नापाक सपना जलाकर खाक कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यही कि क्या हम फाइनल स्टेज में आ चुके हैं, और अगर हम फाइनल स्टेज में आ चुके हैं तो क्या फाइनली पाकिस्तान पूरी तरह से अपनी अपनी आखिरी पड़ाव पर, अपने अंतिम दिन पर आ चुका है? बड़े सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब देने के लिए अतिथि भी बड़े हैं। स्वागत करते हैं, गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ जाने माने देश के डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल सर हैं, बहुत स्वागत है। जय हिंद सर। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। जय हिंद, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ ही साथ मैं देख रही हूँ मेरे सहयोगी विकास ब्रजेश सक्सेना लगातार ग्राउंड से हमें खबरें पहुंचा रहे हैं। विकास, सबसे पहले आपके पास ही आ रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके की मीटिंग्स कल से लेकर आज तक, अभी 24 घंटे हम इसे नहीं कहेंगे क्योंकि देर रात हो जाएगी 24 घंटे। कल प्रधानमंत्री ने सबसे पहले सीडीएस से और सेना के तीनों प्रमुखों के साथ मीटिंग की, फिर आज सीसीएस, सीसीईए, सीसीपीए की बैठक। हालांकि ये कहा जा रहा था कि जो एक्सपेक्टेड चीजें थी वो आज की मीटिंग्स के बाद निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन मैं इस सवाल को दूसरे तरह से पूछूंगी कि क्या वाकई कुछ बड़ा तय हो चुका है? हम जो कह रहे हैं वो तो करने ही वाले हैं, लेकिन जो नहीं कह रहे हैं, जो नहीं बता रहे हैं, वो उससे भी बड़ा होगा, बियॉन्ड द लाइन होने वाला है। विकास। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लावनी जी, आपने जो बात कर दी है ना, ये 100% सत बात कर दी। और आप जो भी कह रही थी कि 24 घंटे नहीं कह सकते, मैं तो कह रहा हूं कि कह दीजिए, क्योंकि ठीक 8 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें रक्षा मंत्री हैं, और संभावित है कि एनएसए भी इस बैठक में पहुंचने वाले हैं, यानी 24 घंटे इस बैठक के सिलसिले को चलने वाले हैं। और अभी आप जो जिक्र कर रही थी कि पाकिस्तान को अब पता चल जाना चाहिए कि अब वक्त आ चुका है। देखिए, फैसला जैसे ईवीएम में जब चुनाव होता है और ईवीएम में फैसला कैद हो जाता है, वैसी वाली अब स्थिति
परिस्थितियां आ गई हैं, फैसला कैद हो चुका है और बहुत जल्दी जमीन पे दिखेगा। चूंकि देखिए बहुत स्वाभाविक है कि इस तरह की जो डिप्लोमेसी वाली चीजें होती हैं या जो इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं इसको सार्वजनिक इस तरह से नहीं किया जाता। लिहाजा थोड़ी सी एक प्रेस ब्रीफिंग में सभी को उम्मीद थी कि आज जो कैबिनेट की बैठक होगी और लिहाजा मुझे लगता है इसीलिए बैठक भी कैबिनेट की रखी गई थी ताकि ब्रीफिंग में इस तरह की कोई चीजें सामने नहीं आए। लेकिन जो इशारा करती है पिछले 24 घंटे में लावनी जी बहुत महत्वपूर्ण है। कल तीनों सेना प्रमुखों सीडीएस एनएसए के साथ रक्षा मंत्री ने लीड दिया प्रधानमंत्री को। यानी एक चीज समझिए लावनी जी, आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि जो 23 तारीख को माफ कीजिएगा जो बैठक हुई सीसीएस की उसको लेकर अब दूसरी बैठक यानी वो सीसीएस की बैठक में होमवर्क दिया गया था तमाम उन लोगों को, महत्वपूर्ण लोगों को, कि आप एक हफ्ते में रिपोर्ट कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं। कल तक ये सब महत्वपूर्ण चीजें हो गई थी। कल रिपोर्ट किया राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को कि हम ये कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने फ्री हैंड दिया। आज सीसीएस की बैठक हुई। बहुत कम ऐसा होता है लावनी जी, मैं अपने पत्रकारिता के करियर में देख रहा हूं कि स्थिति की इस तरह की परिस्थितियां बनी, कितनी हाई लेवल मीटिंग जहां हमने देखा कि सीसीएस की एक हफ्ते में दूसरी बैठक, सीसीपीए की बैठक हुई है, सीसीईए की बैठक हुई और उसके बाद कैबिनेट बैठक एक ही दिन में। यानी कि आप देखिए सीसी कैबिनेट, अगर हम कमेटी की बात करें उसको लेकर पॉलिटिकल अफेयर्स की बात, इकोनॉमिक अफेयर्स की बात की जा रही है और तमाम नेताओं को उसमें बुलाया गया, सभी को बताया गया, सर्वदलीय बैठक हो चुकी है और यही डर पाकिस्तान को। आप देख रही हैं लावनी जी, कल रात में देर रात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया उसको अगर आप गौर से देखेंगी और ये जितने यहां हमारे मेहमान बैठे हैं ये बहुत बारीकी से जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से डरा चुका है, क्योंकि उन बयानों में जबान लड़खड़ा रही है, हाथ पांव कांप रहे हैं। और जो पाकिस्तान का रक्षा मंत्री खुद ये कह रहा हो कि 24 से 38 घंटे ऐसे होंगे, 36 घंटे के हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। अब महत्वपूर्ण बैठक, एक महत्वपूर्ण बात आप ये भी समझिए कि कल पाकिस्तान के सभी सरकारी स्कूल, सभी सरकारी कॉलेजेस, तमाम सरकारी दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। कल एक तौर से कल के लिए इमरजेंसी लगाई गई है। यानी पाकिस्तान अब ये समझ के बैठ चुका है, आंखें बड़ी कर ली हैं पाकिस्तान ने, आसमान की तरफ खोल ली हैं। एक आंखें हैं अरेबियन सी की तरफ, एक आंखें हैं बलूच की उस डी पॉइंट रेखा की तरफ जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से शेयर होती है, और एक आंखें हैं पीओके की तरफ। अब आंखें खोलकर पाकिस्तान बैठा है। नींद की गोलियां बहुत सारी ऑर्डर कर ली हैं क्योंकि नींद इस समय आसिम मुनीर से लेकर नीचे तक किसी को आ नहीं रही है। लावनी जी बिल्कुल नींद आ नहीं रही है और नींद उड़ा दी है हमने, बेचैन तो हमने कर दिया है। और हम देखिए कितनी सुकून से है, चेहरे पर एक सुकून नजर आता है और यहाँ पर जितने गेस्ट हैं उनके चेहरे पर भी बहुत सुकून नजर आ रहा है, क्योंकि हम हैं और हम बता चुके हैं कि हम कितने बदल चुके हैं। सुधीर सिंह जी भी हैं, विदेश मामलों की जानकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए विकास, थैंक यू सो मच। आप नजर बनाकर रखिएगा, हम आपके पास आते रहेंगे क्योंकि आपने बिल्कुल अहम जानकारी दी। 8 बजे अभी एक और बड़ी मीटिंग होने वाली है, नजर बनाकर रखिएगा, बहुत कुछ होने वाला है। मैं आज की चर्चा अब शुरू करती हूँ अपने सभी अतिथियों के साथ, लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये जो हम लिख रहे हैं ना बस 24 घंटे और पाकिस्तान खत्म, जो हम कह रहे हैं लास्ट जो टारगेट है, क्या वो फाइनलाइज? तो बस 24 घंटे और पाकिस्तान खत्म। आइए सीधे चलते हैं किस पैनल के पास, और सबसे पहले जैकी बंसल सर आपके पास आ रही हूँ। क्या मान लिया जाए आर वी ऑन द फाइनल स्टेज, क्योंकि सेना को भी खुली छूट दे दी गई है, जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं, जिस तरीके से मल्टी प्रोंग एक्शंस लिए जा रहे हैं, यही है वो स्टेज जो ये बताता है कि अब ना तो आतंक बचेगा और ना ही आतंकिस्तान। बंसल सर। गुड इवनिंग लावनी। गुड इवनिंग सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि टारगेट सेट कर दिया है कि जितने भी आतंकवादी हैं या उनको जो पालने पोसने वाले हैं उनका खात्मा करें। अभी तक जो हमने स्ट्राइक की थी, वो चाहे एयर स्ट्राइक ले लीजिए या सर्जिकल स्ट्राइक ले लीजिए, उसमें सिर्फ आतंकियों को ही निशाना बनाया था। अभी जो आतंकियों के पालने पोसने वाले उनके आका बैठे हुए हैं, हाफिज सईद है या मसूर अजद है, उनको खत्म करना है। उनके साथ साथ आईएसआई और पाकिस्तान की सेना, इसको कमजोर करना है, इनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना है, क्योंकि यही पालते पोसते हैं। और जनरल मुनीर ने ये हमला कराया है अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपना डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन। तो जब तक इनको नहीं कमजोर किया जाएगा तो ये चलता है। और जहां तक आपने कहा कि तैयारियां तो हमारी बहुत पहले से हैं, और जो ये फ्री हैंड दे दिया गया है सेना को कि वो अपने हिसाब से, चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, वो अपने हिसाब से जो उचित समझे उस तरह की कार्रवाई करें। ये बहुत जरूरी है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमें सेना के ऊपर पूरा विश्वास है और टारगेट को उनको खत्म करना है और अपने हिसाब से करें। देखिए 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उस समय एयरफोर्स को इंस्ट्रक्शंस थे कि वो एलओसी क्रॉस नहीं करेगी, तो हाथ बंधे हुए थे।
जबकि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। नॉर्मली क्या होता है कि जो मिलिट्री ठिकाने होते हैं दुश्मन के, उनको ध्वस्त करके फिर पैदल सेना आगे बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ उस समय। इस समय जो है, जो उचित होगा, जिस तरह की कार्रवाई करने के लिए, तो वो सेना बिल्कुल फ्री है। कहाँ पर चोट करनी है ये भी फ्री है, कि उनको पहले ये पीओके में करना है, जहाँ पर उनका कंसंट्रेशन है फौज का, जो के ठिकाने हैं। हालांकि 42 ठिकाने बताए जाते हैं जो टेररिस्ट के हैं, लेकिन अब वो खाली हो गए। उनमें 100 से 125 टेररिस्ट रहते थे, तो उनको तो अभी अटैक करने से कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रकार से जो हेडक्वार्टर है टेररिस्ट का, जो हेडक्वार्टर है इनके, जो ISI का या हेडक्वार्टर है उनकी फौज का, उसको भी निशाना बनाया जा सकता है। बेसिक एम ये है कि जो ये टेरर का जो इन्होंने वो खोली हुई है फैक्ट्री, या जो वो चलाते रहते हैं, उसको खत्म करना बहुत आवश्यक है। और ये इनके ऊपर तो एक्शन डबल से ट्रिपल हो गया है, क्योंकि जैसे ही बलूचिस्तान से फौज बिल्कुल, यानी मल्टी प्रोंग एक्शंस की जो बात हो रही है। वीएन सर, आपके पास आ रही हूँ, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन मौका और दस्तूर ये बताता है कि सवाल सीधा है कि पाकिस्तान में जिस तरह से रडार सिस्टम को ऑन किया गया, जिस तरीके से राफेल की गड़गड़ाहट से ही उनकी नींदें उड़ गई, रात में 2 बजे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई, बयान देने पड़ गए, यानी ये मान लिया जाए कि क्या पहली चोट आसमान से ही करने वाला है भारत? लावनी नमस्कार। नमस्कार सर। आपसे 5 साल या 6 साल हो गए जी, बहुत लंबे समय के बाद मुलाकात जी। जी। देखिए, आपने बिल्कुल सही सटीक सवाल आपने पूछा हुआ है कि आसमान से। देखिए, ये जो जिहादियों पे या टेररिस्ट पे या उनके आकाओं पे, उनके सपोर्ट सर्विस पे जो अटैक होने वाला, ये तो आसमान से ही होगा। या तो एयरक्राफ्ट से होगा, या फिर हमारी स्ट्रेटेजिक कमांड है उसके थ्रू होगा। और ये अटैक बालाकोट जैसा एक सिंगल अटैक नहीं होगा, सिंगल वेव ऑफ अटैक नहीं होगा। वहां भी सिंगल अटैक नहीं था, काफी सारे असले गिरे थे, लेकिन सिंगल वेव ऑफ अटैक नहीं हुआ। क्योंकि आपको आज से मैं 6 साल पहले वापस ले सकता हूं, जब इमरान खान वाशिंगटन गया हुआ था और डोनाल्ड ट्रंप के सामने में उसने ये इकरार किया था कैमरे पे कि उसके धरती पे 43 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनके लगभग 30-40 हजार टेररिस्ट हैं, जिनको उनको उन क्रंच दिनों में खिलाना पड़ रहा था। तो ये तो कैमरे पे है। और उसके बाद उसके डिफेंस मिनिस्टर तो अभी कुछ दिन पहले अपना वक्तव्य दिया ही है कि उनके यहाँ पे जिहादी हैं। तो अब आज के दिन में भारत को किसी के पास में ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट है या नहीं है। पाकिस्तान में टेररिस्ट हैं, और यहाँ पे जो टेररिस्ट आए थे वारदात करने के लिए, उसकी भी आइडेंटिटी अब पता चल रही है। NIA धीरे धीरे सबों का आइडेंटिटी खोल रही है। 1 या 2 का तो ऑलरेडी खुल चुका है, बाकी भी खुल जाएंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तानी जो टेरर एस्टैब्लिशमेंट है वो इसके पीछे में है। और फिर मोदी जी ने जैसे कहा कि इनके सपोर्ट सिस्टम को, इनके बैकअप सिस्टम को वो खत्म करेंगे तो दुनिया के छोर तक जाए। मोदी ने कहा है तो जरूर होगा। लेकिन अभी कुछ चीजें हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये अभी भारत ने युद्ध नहीं छेड़ा है। भारत का जो एक्शन है वो टेरर कैंप के खिलाफ है। अगर टेररिस्ट ने या टेररिस्ट के सपोर्ट में पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन या मिलिट्री ने भारत पे अगर हमला वापस नहीं किया तो फिर युद्ध नहीं होगा। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर तो लगातार आप देखिए कि सीजफायर का उल्लंघन कर रहे हैं, वो तो उकसा रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, जब भी इस तरह की गतिविधि होती है जहां पे कि आपको मल्टीपल टारगेट हिट करने वाले हैं, और हमने बालाकोट में भी देखा था कि बालाकोट में जब हमने स्ट्राइक किया था उसके रिएक्शन में पाकिस्तान के भी कुछ एयरक्राफ्ट आके हमारे यहाँ पे बॉम्ब गिरा के गए थे। वो बॉम्ब खेत में गिरे, कुछ घास पे गिरे, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने हिमाकत की थी। तो ये आपको अपने नजरिए में रखना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी भी तरह का जो डैमेज है वो नहीं झेलना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनिशिएटिव हमारे हाथ में है। कब हम एक्शन लेंगे, किस तरह का एक्शन लेंगे, कौन सा टारगेट पर, कितने टारगेट को हम इंगेज करेंगे, ये सब हमारे हाथ में है। तो इसलिए हम ये पत्ते अभी नहीं खोलेंगे। अभी आज कल जो जिस मीटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत ने अपने मिलिट्री के हाथ खोल दिए हैं। लावनी जी, मैं मिलिट्री टर्म्स में आपको बताता हूँ, ये हाथ खोलना थोड़ा सा अलग है। आपने देखा होगा जब स्पेस रॉकेट जब लॉन्च होता है तो उल्टी गिनती होती है, लेकिन वो जीरो जो होता है, उस जीरो आने से बहुत पहले ही बहुत सारे लॉक जो होते हैं वो खुले होते हैं। वही चीज यहाँ पे भी है।
कल रात में जो हाथ खोले हुए हैं आर्म फोर्सेस के, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के, वो ये था कि आपके ऊपर में कोई सरप्राइज अटैक ना कर पाए, और ऐसा अगर कोई दुस्साहस करता है तो आपके हाथ खुले हुए हैं, आपको जो करना है करो। इसकी एक बैकग्राउंड है। 1970 वॉर में जब हम बिजी थे बांग्लादेश के साथ लड़ने में, पाकिस्तान ने शुरुआत की थी। उनके यहाँ से पहले सरप्राइज अटैक हमारे हवाई अड्डों पे हमारे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हुआ था, और जब भी एक सरप्राइज अटैक होता है, पहला अटैक होता है, उसमें बहुत सारे डैमेज वो करके चले जाते हैं। ये डैमेज इंडियन एयरफोर्स का, आर्मी का भी हुआ था, लेकिन ये अटैक वो बिल्कुल सह गए थे, किसी भी तरह की शिकन नहीं आई थी चेहरे पे। तो इसको याद रखते हुए हम ऐसी कोई सरप्राइज अटैक अपनी सरजमीन पे नहीं होने देना चाहते हैं। इसीलिए कल रात में डिसीजन लिया गया था कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और स्ट्रेटेजिक कमांड सबों के हाथ खुले हुए हैं। जिसको अगर कोई टारगेट अपने तरफ में आते हुए दिखता है तो वो उसको वहां पे ध्वस्त कर दे। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन एक बात तो जरूर है कि भारत अब सरप्राइज देता है सुधीर जी। और मैं देख पा रही हूँ कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर डॉक्टर टी.सी. राव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास भी आती हूँ राव सर, लेकिन उससे पहले सुधीर जी आपके पास आते हुए जो बात अभी मेजर जनरल जे.के. बंसल सर और ग्रुप कैप्टन वी.एन. झा सर कह रहे थे, लेकिन एक बात तो है, भारत अब सरप्राइजेस देने वाला देश हो गया है। मतलब हमारे दुश्मन को भी ये पता नहीं होता कि हमारा नेक्स्ट कदम क्या होगा। हम और आप मिलकर बड़ी चर्चाएं कर रहे हो सकता हो कि अभी तक हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो जहां से सोचा जा रहा, उसके आगे वो पॉइंट हो, लेकिन इतनी 22 तारीख से लेकर आज 30 तारीख की तारीख के बीच में इतना तो जरूर है कि भारत ने जो मनोवैज्ञानिक सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के ऊपर, उस पर हम सफल नजर आ रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के हालात अभी दिखाई देते हैं। सुधीर जी, देखिए, चीन का एक सामरिक गुरु था सुन जू, उसकी एक किताब है द आर्ट ऑफ वार। तो वो कहता है कि किंग को बगैर वार लड़े वार जीतना चाहिए। कहने का मतलब कि एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन बनानी चाहिए। तो साइकोलॉजिकल सिचुएशन हमने बना ली, और जिस तरह से पाकिस्तानी हुक्मरान डरे हुए हैं, देखिए कल रात में 2:30 बजे उनके रक्षा मंत्री ट्वीट करते हैं और सूचना मंत्री 1 घंटे बाद रात में 3:30 बजे ट्वीट करते हैं। कहने का मतलब कि रात में भी वो मीटिंग कर रहे होते हैं। तो कहीं न कहीं उनको पूर्ण तौर पर है अंदेशा कि हमला होगा। अब हमला जो है वो कितना, उसका क्वांटम कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, ये डिपेंड करता है। ये हम में से किसी को पता नहीं, हम सब अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि इस बार जो सर्जिकल स्ट्राइक शुरू में होगा, निश्चित तौर पर एरियल सर्जिकल स्ट्राइक होगा, और कई एक शहरों पे होगा पाकिस्तान के। और उसमें जो पाकिस्तानी आका बैठे हैं, हाफिज सईद से लेकर के जो भी उनके टेररिस्ट आका हैं, उनको भी खोजने की हमारी जो है युद्धक विमानें कोशिश करेंगी। उनके पास जो इंटेलिजेंस होगा, वहां भी बम या मिसाइल जरूर गिरेगा। वो इतना डर गए साहब कि देखिए 24 घंटे में ही 3 लोकेशंस बदली जा चुकी है। वो हाफिज सईद की हो या मसूद अजहर की हो, 3 लोकेशंस बदल दी गई है 24 से 48 घंटे के अंदर। देखिए, ये लोकेशन बदलने से बहुत काम चलने वाला नहीं है। आपने हमास वाले केस में देखा कि इजराइल ने किस तरह से उनको सुरंग में घुस करके लोगों को मारा, उनके नेताओं को मारा, उनके जो फाइटर जवान थे उनको मारा। सवाल यह है कि हमारी लड़ाई ओपन की तरह होगी। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, आज भारत को वार करना भारत के लिए एक मजबूरी भी है, लेकिन भारत को युद्ध से बचना भी चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि आपका इकोनॉमी इतना बड़ा हो गया है, पाकिस्तान से 15 गुना बड़ा हो गया है, लेकिन आतंकी हमले जो उसने किया है, वो देश में जो अवस्था है पाकिस्तान के अंदर, बलूच आग लगा हुआ है, पीओके में भी प्रॉब्लम है, गिलगित बल्तिस्तान में प्रॉब्लम है। तो हमें 2 काम तो दीर्घगामी करना चाहिए। वार तो किस हिसाब का होगा, जैसा आप बता रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं कि एक बार जब आप सर्जिकल स्ट्राइक कुछ शहरों पे करते हैं तो रिएक्शन कितना आता है। वो रिएक्शन अगर म्यूट आता है या एक सिंबॉलिकल आता है, तो मुझे लगता है कि वार वहीं कमजोर पड़ जाएगा, जिसकी संभावना ज्यादा मानिए। इसलिए ज्यादा मानिए कि पाकिस्तान की हैसियत आज नहीं है लड़ने की। 12-13 बिलियन डॉलर उनके एक्सचेकर में पड़ा है, वो लंबा वार चलाने की स्थिति में नहीं है। और चीन
नहीं, वो खुद जानते हैं। हंसी पाकिस्तान वाली के बात कुछ तो लोग ये हैं। है, नहीं बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आप ही की बात को थोड़ा आगे ले जाते हुए मैं टीसी राव सर आपके पास ये सवाल पूछ रही हूँ कि वॉर की सिचुएशन में पाकिस्तान नहीं है, ये तो पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान खुद जानता है कि वो वॉर की सिचुएशन में नहीं है। जिसको अभी आटे की किल्लत हो, जिसके यहाँ आप पानी की बूंद बूंद को भी तरसने वाला है, उसकी वॉर अगर होगी तो उसकी क्या हालत होगी, लेकिन गीदड़ भपकियां देने से बाज नहीं आता। आपने इरशाद डार को अगर सुना हो तो वो कह रहे हैं कि भाई देखिए हमारी इकोनॉमी अभी अभी थोड़ी स्थिर हुई है, हम इसको आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन अगर हमारे पर कोई हमला करेगा तो हम चुप बैठने वाले नहीं, हम सब कुछ दांव पे लगा देंगे। अरे उनसे कोई पूछे तो कि आपके पास दांव पर लगाने के लिए क्या बचा है? कुछ बचा हो तब आप दांव पर लगाएंगे, लेकिन गीदड़ भपकियां बहुत आ रही हैं। टीसी राव साहब देखो, बहुत कमजोर पड़ा हुआ आज के दिन पाकिस्तान। जैसे कहा आपने भी, पूरी रात वो लोग सो नहीं पाए। देर एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिटेलिएशन आफ्टर 22 उनको पूरी उम्मीद है अब भी कि हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान उनको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। दौड़ा दौड़ा के मारेगा मतलब वो तड़प जाएंगे, अपने आकाओं के पास जाएंगे, कहीं से उनको कोई सपोर्ट का आश्वासन नहीं मिले। जी, अपने आकाओं के पास जाएंगे लेकिन सपोर्ट नहीं मिलेगा। बंसल सर, कोशिश उन्होंने कर ली। अगर आप देखिए तो यूएन में भी जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए हमको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, जो टीआरएफ पहले इस पूरे के पूरे हमले में अपने आप को जिसने ये स्वीकार किया था कि हमला कराया, बाद में खैर कह दिया गया कि नहीं हैक कर लिया गया था और हमने ये हमला नहीं कराया, उसी आतंकी संगठन की पैरवी करता हुआ पाकिस्तान नजर आया है। वो कह रहा है कि प्रमाण दो। तो जो जी बंसल सर, यूएन में तो वो उल्टा फंस गया है। वो इसलिए फंस गया है कि जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक टीवी चैनल जो लंदन का है उसको बयान दिया था या उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम पिछले 30 साल से टेररिस्ट को पाल रहे हैं और ये गंदा काम जो है हम अमेरिका के लिए करते आ रहे हैं और ये हमें करना पड़ा। जो बड़े देश होते हैं इस तरह के, तो यूएन में इस मुद्दे को उठाया गया है भारत की तरफ से। तो यूएन में तो कहीं ठहरता ही नहीं है पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन आ जाता है उधर में, जो कि वो उसको सपोर्ट करता है। जब भी हमने टेररिस्ट घोषित कराने की कोशिश की उस समय भी चीन आ गया था, तो इसलिए उसका कोई वहां पे औचित्य नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस समय जो पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं, उनकी जनता उनके विद्रोह में है, उनके फौजी जो जूनियर ऑफिसर्स हैं और जो सैनिक हैं वो अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए पाकिस्तान के हालात खराब हैं। और जो ये कहा गया है कि रात को उन्होंने 1-2 बजे किया है जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो उनको नींद नहीं आई, परेशान है, इसलिए तो कॉन्फ्रेंस की है। इसके अलावा उन्होंने कॉन्फ्रेंस रात को इसलिए भी की है कि जिससे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहां उस समय दिन होता है वहां पर भी अपनी बात को कह सकें। और उन्होंने देखा होगा आपने कि जो उनके सूचना मंत्री थे वो इंग्लिश में उसको कर रहे थे। नॉर्मली तो अपने पत्रकार से वो हिंदी या उर्दू में बात करेंगे, पंजाबी में, तो इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में जो है अटैक कर सकता है, आप हमें बचा दो। और बचाने के लिए किसी को आने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि चीन है, चीन को तो ऐसे जो हथियार दिए हुए हैं वो सारे कबाड़ हैं उनका। चाहे आप JF-17 ले लीजिए, उसके अंदर रडार काम नहीं करता, आधे खराब है उसमें से। म्यांमार में वो फेल हो चुके हैं। J-10C है वो बिल्कुल खराब है, आधी बंदूक भी खराब है। तो इस प्रकार से चीन जो है वो अपना बातों से बात करेगा। चीन अपना फायदा देखता है, वो बनिए की तरह से है कि उसको कहाँ फायदा है वो वही करेगा। लेकिन वो फंसने बिल्कुल वो पूरी तरह से अगर देखें तो चौतरफा फंसा हुआ है। गीदड़ भपकियां चाहे जो भी दे ले। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से जरा ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की देख लेते हैं। आइए सीधे ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलते हैं। पाक पर भारत की वाटर स्ट्राइक का बड़ा असर देखने को मिलने लगा है। सियालकोट में चिनाब नदी सूखी हुई नजर आ रही है। देखिए अब स्ट्राइक का असर नजर आ रहा है। सैटेलाइट इमेज से पाकिस्तान की पोल खुल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पानी की किल्लत से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। सैटेलाइट इमेज पाकिस्तान की पोल खोल रही है। भारत ने
इंडस वाटर ट्रीटी 1960 पर रोक लगाई और ये वाटर स्ट्राइक कितना बड़ा असर दिखा रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में हड़कंप है। यहां पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि सियालकोट में चिनाब नदी सूखी हुई नजर आ रही है, यानी हर जगह सूखा ही सूखा है। पाकिस्तान हर तरफ से घिर चुका है और ऐसी हालत में जिस तरह की धमकियां दी जा रही है न्यूक्लियर अटैक की, पहले अपने यहां की स्थिति तो संभाल ले पाकिस्तान, ये है तस्वीरें जो पाकिस्तान की हकीकत को बयां कर रही है। तो हमने टारगेट लॉक कर दिया है और यही वजह है कि पाकिस्तान घबरा रहा है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। वापस लौटते हैं गेस्ट पैनल के पास और जो बातें अभी जेके बंसल सर कर रहे थे उस बात को आगे बढ़ाते हुए वीएन झा सर आपके पास आ रही हूं। और आपने अभी ब्रेकिंग भी देखी कि वाटर स्ट्राइक जो हमने की, हम तो मल्टी प्रोंग एक्शंस ले रहे हैं भाई। हमने तो सोच लिया है कि इस बार जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कल्पना से परे सजा होने वाली है, और सजा तो देखिए ऐसी है कि इस बार केवल मानवीय सजा नहीं, प्राकृतिक सजा भी मिलनी शुरू हो चुकी है। चिनाब के वाटर का सूख जाना यह बताता है कि किस तरीके की परिस्थितियों से पाकिस्तान को अब जूझना है। वीएन झा सर। बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए ये जो हम लोग अभी मिलिट्री अटैक कर रहे हैं जिहादियों के ऊपर में, ये तो 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगी, शाम हो जाएगा। आपने ज्यादा बोल दिया, मुझे तो लगता है कि शायद 48 घंटे में ही खत्म हो जाए, क्योंकि उनकी जो स्थिति है इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा जी, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जिहादियों का केंद्र है, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और ये अपने आप को अलग अलग कहते हो, लेकिन ये इन सबों की एक आइडियोलॉजी है जो इनके होली या अनहोली बुक्स जो भी कह लीजिए वहां से आती है। तो ये खत्म नहीं होने वाला है और एग्जाम्पल हमारे सामने जीता जाता है। इसराइल पिछले लगभग 5 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ सर, 5 सेकंड के लिए, क्योंकि ये जो तस्वीरें सीधी आ रही हैं, आज एनआईए की टीम पहुंची हुई थी, जांच लगातार जारी है और जांच ये जो की जा रही है इसके बाद टीम वापस लौटती हुई यहाँ नजर आ रही है। बहुत कुछ यहाँ पर भी आज इनपुट्स लिए गए हैं, यानी साफ तौर पर उन इनपुट्स के आधार पर ही पाकिस्तान को बेनकाब करना है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है कि भाई प्रूफ लेकर आओ। तो हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे प्रूफ्स हैं, लेकिन अब जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, ये कहा जा रहा है कि कुछ और तथ्य और प्रमाण सामने होंगे जो पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए काफी हैं। वीएन झा सर प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, आपने जो एडिशनल बातें कही कि प्रूफ, देखिए प्रूफ हमें लेना जरूरी था, क्योंकि जब हम इतनी बड़ी स्ट्राइक करने जा रहे हैं तो हमें अपने ही जो हमारे जो सिटीजन हैं उनके सहायता के लिए या उनके साहस के लिए ये कहना जरूरी था कि ये पाकिस्तानी है और ये रहा प्रूफ। पाकिस्तान को प्रूफ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये जो प्रूफ है ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। चाइना से कहीं और से आवाजें आ रही थी कि नहीं जॉइंट आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ना जी ना, एक बार हम अपनी उंगली चला चुके हैं पठानकोट में, तो ये गलती हम फिर से नहीं करेंगे। हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी, हमारे पास में ये प्रूफ होगा, ये हमारे लिए है। अगर कल को कोई यूएन में पूछे तो शायद यूएन को हम दिखा दें, पाकिस्तान को दिखाने के लिए नहीं है। पाकिस्तान तो इसमें लिप्त है, सब जानता है। एनीवे वो छोड़ देते हैं। हम कह रहे थे जो जिहादियों का खात्मा अंत, ये देखिए इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम्पल जीता जाता हमारे पास में है इसराइल पिछले मतलब 1.5 साल से हमास को मतलब उसके कैडर्स को मारे जा रहा है। रक्त बीज एक समय हुआ करता था जो हम लोग दुर्गा सप्तशती में पढ़ते थे। लगता है ये कौम जो है वही रक्त बीज की है, इसके लिए कोई नए उपाय करने पड़ेंगे, लेकिन हम उसको मिटाने के लिए नहीं जा रहे हैं। भारत इनकी कमर तोड़ने के लिए जा रहा है। ये इस लायक नहीं रहे कि फिर से भारत में आके ऐसी उत्पात मचाने की वो जरूरत करे, उस लायक हमें इसको नहीं छोड़ना है। और लावनी जी एक और चीज मैं बताता हूँ, ये मिलिट्री जो कैंपेन है, अभी ये मिलिट्री कैंपेन जिहादियों के खिलाफ में है। अगर पाकिस्तान ने उल्टा मिलिट्री अटैक किया तो ये वॉर में बदलेगा। और लेकिन वीएन झा सर, यहाँ पर एक बात, क्योंकि बंसल सर से भी अभी कुछ दिन पहले हम लोग इस विषय पर बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है और ये मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि देखिए आतंकियों से तो लड़ लेंगे और आतंकियों का खात्मा होना भी चाहिए, लेकिन आतंकी जो होते हैं वो मुजाहिदीन है, वो तो मरने के लिए आए हैं, मरना और मारना यही दो उनका उद्देश्य है। जब तक कि हम पाकिस्तान की सेना पर अटैक नहीं करेंगे तब तक हम वो रिजल्ट नहीं ले पाएंगे जिसकी एक्सपेक्टेशन शायद हर कोई कर रहा है। झा सर। लावनी, मैं थोड़ा सा इसमें डिफर करता हूं। देखो ये आतंकी जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, आज के दिन में पूरे विश्व में 300 से ज्यादा आतंकी संगठन हैं।
अबू सयाफ, अबू बकर, आप नाम लेते जाओ। सिर्फ एशिया में नहीं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, हर जगह में ये भरे पड़े हैं और एक से एक हैं। पाकिस्तान के तो ये जो कुछ जो गिने चुने आतंकी संगठन हैं, ये तो उनके बोर्ड पे भी नहीं आते हैं, उससे खूंखार आतंकवादी दुनिया में भरे पड़े हैं। तो इनकी जो आइडियोलॉजी जहां से आती है, ये ऐसे खत्म होने वाले नहीं हैं। तो हम भी ये मान के चलें कि इसको हम खत्म नहीं करना चाहते हैं, हम अपना एफर्ट उसमें नहीं बिताना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसीजर है और आप इसको खत्म नहीं कर पाएंगे। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अफगानिस्तान, इराक, आईसिस का एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी जीता जागता हमारे पास में हमस है। हमस को छोटा सी जगह है, छोटा सा गाजा स्ट्रिप है, जिसमें हम जानते हैं कि उसमें हमस है, और उसको पिछले 15 महीने से 18 महीने से इसराइल ठोके जा रहे हैं उनको। लेकिन जो वो रक्तबीज है, उसमें अभी भी लोग निकलते जा रहे हैं। तो उसको खत्म करने के लिए नहीं, लेकिन उसको डीप स्टेबलाइज करने के लिए, उसकी कमर तोड़ने के लिए वो चीज हमें प्रण लेके चलना है कि हम उसकी कमर इस तरह से तोड़ें कि आगे फिर वो भारत में आके उत्पाद मचाने की जरूरत ना करे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव पहला होना चाहिए। दूसरा जो मैं कह रहा था कि अगर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने हम पे रिटेलिएटरी अटैक किया, तो उसके बाद मिलिट्री कैंपेन जो होगा भारत का, उसको अपना ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। 2 मैंडेट, पहली मैंडेट डेसिमेट पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस, दूसरी मैंडेट टेक बैक द पीओके। ये अभी सबसे अच्छा रास्ता है। पाकिस्तान ने खुद अपने पांव में कुल्हाड़ी मारी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने कही जेके बंसल सर, क्या यही होगा राइट चॉइस? देखिए, ये बिल्कुल ठीक है कि पीओके लेना जरूरी है और उनकी आर्मी पर अटैक करना। जो जहाँ साहब ने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात जरूर सोचनी पड़ेगी कि जो मान लिया चाहे हमास ले लो, हूती ले लो या हिजबुल्ला ले लो, इनको सपोर्ट कौन करता है? इनको भी ईरान करता है। इसी ईरान के पास फिर भी कहीं से तेल वेल का पैसा आ जाता है तो वो कर देता है। अब पाकिस्तान जो है, जब उसकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी और उसके वैसे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कमजोर हो जाएगी। और आपने देख लिया है कि पाकिस्तान की आर्मी में कितना दम है कि जो जैसे ही अभी आग लगा करके वो मुनीर तो भाग गया, चले गए, और जो बाकी सैनिक दे रहे हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो इनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और इनको जब आर्मी के ऊपर प्रहार करना बहुत आवश्यक है। अभी पीओके तो लेना ही है, पीओके को लेने के साथ में, बल्कि क्योंकि अभी जो इनका जमावड़ा है आर्मी का, वो पीओके के अंदर में ही है। तो 2-3 लाख सैनिक जो उन्होंने किया हुआ है, एक तो उनको सबको खत्म किया जाए और पीओके ले लिया जाए, तो दोनों काम एक बार में हो जाएंगे। इनकी आर्मी भी कमजोर हो जाएगी। जो इन्होंने सारे अपने जितने भी छोटे इनके पास में F-16 है या JF-17 है या J-10C हैं उनको, और इनका जो एक बहुत बड़ी बात यह है कि इनके पास में कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। जो HQ-9 दिया हुआ है चीन ने, वो काम ही नहीं करता, क्योंकि चीन ने खुद जो है S-400 लिया हुआ है रशिया से। हमारे पास S-400 है, हमारे पास राफेल है, हमारे पास अग्नि मिसाइल है जो 10 टारगेट को एक साथ में एंगेज कर लेती है। ब्रह्मोस मिसाइल है जिसका ऑलरेडी परीक्षण हो चुका है INH सूरत के ऊपर में, और हमारी जो मोबिलाइज हो चुकी है नेवी अरब सागर के अंदर में, वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच गया। तो इस तरह से देखते हुए ये समय है कि इस समय इनके आर्मी को ही सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब कुछ आर्मी का ही करा धरा है। अगर आर्मी कमजोर पड़ जाएगी तो ये क्या होगा कि फिर वहां की जनता भी इनके ऊपर हावी हो जाएगी, और आर्मी ठीक से जो है आर्मी के रूप में रहेगी। ये अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए भी कि वहां डेमोक्रेसी स्थापित हो जाएगी। जो सेना का भय है और जो सेना का यहाँ पे एक रूल होता है वो खत्म हो जाएगा, जो डिक्टेटरशिप है वो खत्म हो जाएगी। और जब आर्मी खत्म हो जाएगी तो इमरान भी बाहर निकल आएगा, और जो एक इलेक्शन होंगे तो एक प्रॉपर जो है, क्योंकि वहाँ की आवाम भी बिल्कुल, वहाँ के आवाम भी सेना से परेशान हो चुकी है। और टीसी राव साहब, यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब हम सीधे तौर पर कहते हैं ना कि जब हम रीढ़ को ही कमजोर कर देंगे तो फिर शरीर कहाँ से खड़ा हो पाएगा। एक सवाल जो थोड़ा सा अलग हटके है, यहाँ पीओके की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन लगातार हमारे साथ, क्योंकि गेस्ट पैनल में बलोच से भी लोग जुड़ रहे हैं, इसके पहले भी जेके बंसल साहब के साथ भी जुड़े हुए थे वहां पे लोग, वो ये कह रहे हैं कि देखिए आप लोग, भारत के लिए राइट टाइम है कि बलोच के मुद्दे पर, बलूचिस्तान की आजादी के लिए वो इस समय अगर खड़ा हो जाए तो एक टुकड़ा और करके हम और पाकिस्तान को पूरी तरह से कमजोर कर सकते हैं। टीसी राव साहब, बिल्कुल ठीक कहा। हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं और बलोच को हमारा समर्थन है। डिप्लोमेटिक लेवल पे हिंदुस्तान बहुत कुछ एक्शन ले चुका है।
जो उसको लेना चाहिए था 22 अप्रैल के बाद में। अब बात आती बलोच जो वहां विद्रोह कर रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको सपोर्ट करें, हम करते आ रहे हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। बलोच के साथ तो बहुत इनजस्टिस कर रखा है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया, उनके 6 सिर्फ उनके सांसद हैं, मिनरल्स ढो करके ले जाते हैं लोग, वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, सड़कें नहीं है वहां पे, तो वो तो बहुत एक हमारे लिए, यानी ये कहिए कि हमारे लिए एक एडवांटेज है। लेकिन अब बात आती है हिंदुस्तान की कि जैसे पहले हमने इनको सबक सिखाया, उड़ी अटैक के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट एयर स्ट्राइक की, तो हिंदुस्तान अभी टैक्टिकल प्लानिंग चल रही है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे राजनाथ सिंह जी ने, डोभाल साहब ने, सीडीएस ने, भारत की जो पावरफुल शक्ति है इन्होंने ले लिया कि हमने उनको पाठ पढ़ाना है, उग्रवादियों को ही नहीं, उनके पीछे वाले लोगों को जो सपोर्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात हमने डिप्लोमेटिक ले लिया, हमने साइकोलॉजिकल वारफेयर शुरू कर रखा, उनकी नींद हराम। बिल्कुल, हमने साइकोलॉजिकल वॉर एक तरह से शुरू कर दिया है, नींद उनकी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सुधीर जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए टैक्टिकल प्लानिंग की बात अगर की जाए तो देखिए टैक्टिक्स भी तो काम आ गई ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो मौलाना मुनीर के लिए ही वहां पर आवाज उठने लगी, वहां के ही आप देखिए बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे खुद उनके सेना के अंदर के लोग कह रहे हैं कि आपने तो हमें फंसा दिया, आपने तो हमें युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मौलाना मुनीर को अपनी छवि बनानी थी। वो कहते हैं मैं मौलाना मुनीर बोल रही हूँ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं, जनरल कह देना ही मुझे लगता है ये सेना की तौहीन हो जाएगी, क्योंकि मौलाना मुनीर ने एक सैनिक का काम तो किया नहीं। सुधीर सिंह जी देखिए, पाकिस्तान में मौलाना मुनीर नहीं भी रहे तब भी ये हकीकत है कि आर्मी चीफ ही वहां का ओरिजिनल शासन करता है। पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति में हुक्मरान जो हैं वो डेमोक्रेटिक हैं 2008 से, ये 2025 चल रहा है, 15 साल लगभग होने वाले हैं, 17 साल, लेकिन फिर भी ओरिजिनल ताकत आर्मी के हाथ में है। और आर्मी कभी नहीं चाहती है कि कश्मीर समस्या खत्म हो, थोड़ा बहुत वो चलते रहे तो उसकी रिलेवेंस होती है। ये हमला उन्होंने इसलिए किया है कि कश्मीर काफी बदल गया है। आपको एक चीज से समझना चाहिए कि 2024 में लगभग 2.3 करोड़ देसी पर्यटक और 10 लाख के करीब विदेशी पर्यटक कश्मीर में आए। आप समझ सकती हैं कि कश्मीर की इकोनॉमी कितनी मजबूत हुई होगी और कश्मीर के लोग कितने खुशहाल हो रहे होंगे। ये उनका खुशहाल होना उनके लिए प्रॉब्लमेटिक था, उनको रिक्रूट नहीं मिल रहा था, तो किसी भी हालत में कश्मीर को जलाए रखना पाकिस्तानी की आर्मी को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए जरूरी। ये भी साफ बात है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी शासन हो डेमोक्रेटिक, वो रोक नहीं सकती आर्मी को, उनकी औकात नहीं है। अब भारत सरकार को और हमारी आर्मी को ये करना चाहिए कि हमको पूरी तरीके से उन तमाम जगहों को डिसमेंटल करना चाहिए जो किसी न किसी रूप से आतंकी ट्रेनिंग सेंटर के रूप में या और तरह से जुड़े हैं। इसमें आर्मी के बहुत सारे भी इंस्टॉलमेंट आ जाएंगे। और जैसा कि राव साहब कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं कि बलूचों को पूर्ण आजादी दिलाने का, भारत का हस्तक्षेप करने का ये उचित समय आ गया है। समय आ चुका है, बिल्कुल समय आ चुका है। एक सेकंड दीजिए मुझे। कौटिल्य कहता है कि जब विरोधी के घर में आग लगी हो तो उसमें घी फेंकना हमारी डिप्लोमेसी का एक प्रमुख हिस्सा होना चाहिए, और बलूच लड़ाई को मजबूत करके आप वो काम कर देंगे। बिल्कुल, जैसे को तैसा ये भी कहा जाता, और जो जिस भाषा को समझे उस भाषा में जवाब देना चाहिए। हम तो हर भाषा में जवाब देने को तैयार हैं, शब्दों के साथ साथ शस्त्र भी चल रहे हैं, और इसीलिए पाकिस्तान घबराया हुआ है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आपने हमारे लिए समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण बातें हम तक पहुंचाई। इतना जरूर है कि ये 24 घंटे, अब तो मेरे डिस्कशन में आपने सुना पैनलिस्ट कह रहे हैं कि ये भी आप थोड़ा ज्यादा बोल रही है, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही मर रहा है, वैसे ही पाकिस्तान खत्म हो रहा है। जिस तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके से उसके अंदर डर बैठा हुआ है, वो बताता है कि पाकिस्तान पल पल मर रहा है। वहां की आवाम अपनी ही सेना, अपनी ही सरकार को कोस रही है, और जिस तरह से पहलगाम के पापियों से बदला लेने की बात है, उस पर तो हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। बस देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, नजर बनी रहेगी। फिलहाल आज के रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।